चलिए आज अपन एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि CMA फाइनल के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे CMA फाइनल की बात कर लो या CA फाइनल की बात कर लो, इन दो जगहों पर ही ये चैप्टर मिलता है और दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दैट इज़ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट। तो आज अपन इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि आखिर ये चैप्टर है क्या, इसके अंदर क्या होता है, वो सारी बातें अपन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के अंदर क्या होगा। तो जो मैट है उसके बारे में बात करता है सेक्शन 115 JB। इंटरमीडिएट लेवल पर हम एक सेक्शन और पढ़ते हैं 115 JC, जो कि होता है AMT का अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का। देखिए, कंपनी को छोड़ करके बाकी सभी पर एक और चीज़ लगती है इसी से मिलता जुलता, वो होता है AMT। ये MAT है, वो AMT होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और ये क्या है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। पहली चीज़ तो दोनों अलग अलग है। मैट ओनली कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, तो ये बात हमको जान लेना जरूरी होगा कि मैट आखिर एप्लीकेबल किस पर होता है। तो मैट जो है एप्लीकेबल होता है ओनली कंपनीज के ऊपर। तो ये असेसमेंट ऑफ कंपनी जो होता है अपना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ग्रीन करे तो। तो जो असेसमेंट ऑफ कंपनी अपन पढ़ेंगे, ये मैट ही मान लो एक तरीके से। असेसमेंट ऑफ कंपनी और मैट एक ही बात मान लीजिए आप, क्योंकि मेजरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इनका मिक्स्ड क्वेश्चन आता है, मिक्सचर आता है। तो असेसमेंट ऑफ कंपनी बोले या ये बोले, ये एक ही है। दूसरा, मैट पढ़ने से पहले कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि हमको PGBP अच्छे से आना चाहिए। मैट का क्वेश्चन इवन 16 मार्क्स तक का भी आ सकता है, पास्ट एग्जाम में आया है फाइनल के अंदर। जनरली 10 नंबर का तो आता ही है, 8-10 का, और इट मे गो अप टू 16 मार्क्स एज वेल। तो इसीलिए मैट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको अच्छे से पढ़ना है। एक फिक्स फॉर्मेट वाला टॉपिक है, बट एग्ज़ाम में क्या आएगा वो अपन देखते हैं। हमको PGBP आना चाहिए और साथ ही साथ में मैट भी आना चाहिए। इनका मिक्स्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप PGBP के अकॉर्डिंग इनकम निकालो और मैट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इनकम निकालो, ऐसा भी आ सकता है। तो ये अपन को बड़े इंपॉर्टेंट पढ़ना है और इसमें कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, भाई ध्यान रखना सभी लोग। तो अब मैट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि अपन ने अभी अभी बात करी, मैट स्टैंड्स फॉर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। कौन से सेक्शन में कवर है? सेक्शन 115 JB। अब सेक्शन 115 JB में मैट कवर्ड है, और मैट पढ़ा क्यों जाता है ये? मैट को अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूं तो मैट बोलता है कि भाई देखो, इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उतना टैक्स तो तुमको देना ही पड़ेगा। तो मैट हमें ये बोलता है कि इतना टैक्स तो तुमको देना ही पड़ेगा। फिर सवाल आता है कितना, वो भी बात करते हैं। तो मैट का अगर मैं सिंपल मतलब निकालूं तो सिंपल मतलब तो ये है कि इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ये लाइन आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मैट के अंदर जितना टैक्स आपका बन रहा है उतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी
ऑप्शन। अब यहां पर एक और बात हो जाती है कि आपने मैट में बोला कि कंपनी पर लगेगा और जितना मैट के अकॉर्डिंग टैक्स बनेगा उतना तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। अब बात आती है हाउ मच। सर कितना देना पड़ेगा, आप बोल रहे हो इतना तो देना ही पड़ेगा, तो लेकिन देना कितना पड़ेगा, सवाल ये भी तो आ जाता है। तो उसका भी जवाब है, बोला मैट के अकॉर्डिंग टैक्स निकलता है भाई। मैट टैक्स निकालने का एक नया सिस्टम है, ये समझ लीजिए। एज पर मैट आपको आपकी कंपनी के बुक प्रॉफिट का 15% टैक्स देना होगा। कुछ सालों पहले यहां पर अमेंडमेंट हुआ है, पहले 18.5 वगैरह थे, फिर चेंज हो गया, अब यहां पर 15% ही ओनली बताया गया। तो अब यहां पर सर बड़ा सिंपल है, बुक प्रॉफिट का 15% हमको टैक्स देना है, बड़ा सिंपल है। लेकिन एक वर्ड आपको यहां पर फिर से परेशान कर रहा है कि बुक प्रॉफिट कैसे निकले, बुक प्रॉफिट क्या होता है, यह सवाल आ जाता है। देखिए अगला सवाल यहां आकर के खड़ा हो गया, व्हाट इज बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट क्या होता है ये अपन को जानना अब जरूरी हो जाता है। तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ही पूरा मैट पढ़ना है। पूरा मैट पढ़ ही क्यों रहे हैं, ताकि हमको बुक प्रॉफिट निकालना आ जाए। बुक प्रॉफिट निकालना आ गया फिर तो बड़ा आसान सा काम है। और बुक प्रॉफिट निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है भाई, ये बताया कहां गया है सर। हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट ये कहां बताया गया है। सरप्राइजिंगली बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है ये इनकम टैक्स एक्ट में बताया ही नहीं। इनकम टैक्स एक्ट तो ये बोलता है कि बुक प्रॉफिट का 15% तुमको मैट देना है, मिनिमम इतना टैक्स तो कंपनी को देना ही है, लेकिन ये नहीं बताया बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो कहां बताया हुआ है, बुक प्रॉफिट बताया हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो बुक प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मेट है, कैसे निकालना है, क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, क्या लेस करना है, ये सारी की सारी बातें कहां बताई गई है, कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट के अंदर एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, फिक्स्ड मतलब दिमाग का यूज नहीं करना। फिक्स्ड फॉर्मेट जहां होता है वहां दिमाग को साइड में रख देना होता है। फिक्स फॉर्मेट मतलब यहां पर कुछ चीजें दे रखी है कि ये चीजें ऐड करनी है, ये चीजें लेस करनी है। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई हाँ इसको तो ऐड करना होता है, उसको ऐड कर दिया, जिसको लेस करना होता है उसको लेस कर दिया। फिक्स फॉर्मेट है, अपन लिस्ट पढ़ेंगे बहुत लंबी उसमें। अब यहां पर एक बात बड़े ध्यान से और देखिए कि सर सपोज करो कि मैट के अकॉर्डिंग हमने टैक्स निकाल लिया, बस काम खत्म। बुक प्रॉफिट निकालना आप बता रहे हो, कुछ एक फिक्स फॉर्मेट है, एडलेस करा, निकल गया। फिर जो बुक प्रॉफिट आएगा उसका कितना करना होगा, 15% करना होगा, हमारा काम हो गया। अब काम हुआ नहीं, मैट तो मिनिमम टैक्स है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मैट के अकॉर्डिंग इनकम निकालो और तुम्हारी पीजीबीपी के अकॉर्डिंग कितनी इनकम आ रही, मतलब टोटल इनकम पूछता है। वैसे तो मैं पीजीबीपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेजर पार्ट इसका होता है, कंपनी की एक्चुअल इनकम पर जो टैक्स है वो भी निकालो। मैट के अकॉर्डिंग टैक्स निकालो, कंपनी की एक्चुअल इनकम, और एक्चुअल इनकम निकालते टाइम सारा मेजर रोल पीजीबीपी का ही रहता है, वो भी निकालो। फिर दोनों में से जो भी हायर आ रहा हो ना उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब मैट से नीचे जा रहे हो तो नीचे नहीं जा सकते। सपोज करो ये मैट है और इधर हमारी ये एक्चुअल इनकम है। एक्चुअल इनकम यहां है हमारी मैट से काफी ऊपर, तो क्या भरना है, एक्चुअल जो इनकम पर टैक्स बनता है वो। अब हमारा एक्चुअल इनकम का टैक्स यहां आ गया इससे नीचे, तो कितना टैक्स भरना होगा, मैट जितना तो भरना ही होगा। ये नीचे मतलब ये इनकम ज्यादा है तो ज्यादा वाला भरो एक्चुअल इनकम पे टैक्स, और कम है तो फिर मैट वाला तो भरना ही पड़ेगा। ये प्रोविजन बोलता है। अब काफी सारी बातें इसके अंदर है जो अब अपन पढ़ने वाले हैं। वापस हम आते हैं हमारे नोट्स के अंदर और ये बातें जानते हैं कि सर ये बातें हैं कौन कौन सी। पहली बात, सब पे लगेगा, ये कहाँ नहीं लगेगा, क्या होगा, इसी के लिए तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि मैट किसके ऊपर लगता है,
कंपनीज के ऊपर लगता है। तो कंपनी के अलावा किसी की भी बात हो तो मैट की बात नहीं होगी। बाकी के ऊपर क्या लगता है, एएमटी लगता है, अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पूरी कर रहे हो तो। पहली बात। नेक्स्ट, जो टैक्स मैट के अकॉर्डिंग बन रहा है उतना तो पे करना ही पड़ता है, इससे नीचे तुम नहीं जा सकते भाई, इतना टैक्स तो तुमको पे करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट गो बिलो द टैक्स एज पर मैट। मैट की रेट कितनी है सर, ये देखिए अभी अभी मैंने आपको बताई, मैट की रेट कितनी है, 15% है भाई, बड़ी आसान सी बात। कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ता है, अभी अभी तो बताया मैंने, कंपनी की जो एक्चुअल इनकम है, एक्चुअल इनकम पे टैक्स मतलब नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स बन रहा है वो, और कंपनी के बुक प्रॉफिट का 15% मतलब मैट वाला टैक्स, इन दोनों में से जो भी हायर आ जाए। मैट अपन जान ही चुके हैं, बुक प्रॉफिट का 15%, और सबसे चैलेंजिंग बुक प्रॉफिट निकालना ही इस टॉपिक में होने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यहां से एमसीक्यू बनेगा, ये जो इंपॉर्टेंट बातें अपन पढ़ रहे हैं ना, यहां से एमसीक्यू बनने के बहुत ही ज्यादा चांस है, लगभग लगभग बनता ही रहता है हर एग्जाम में। 115 JB सबसेक्शन 2, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट, मैट किस किस पर लगेगा और किस पर नहीं लगेगा, इस सवाल का जवाब अपन को यहां पर मिलने वाला है। देखिए सबसे पहली बात क्या बोली गई, एप्लीकेबल फॉर कंपनीज हु आर कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब अभी तक की बात पढ़ के तो ये समझ में आया कि जिस कंपनी पर कंपनीज एक्ट लगता है उन्हीं पर ओनली मैट लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। अभी तक तो यही समझ में आया। अब आगे की बात देखते हैं, लेकिन एप्लीकेबल फॉर अदर कंपनीज ऑल्सो, एक मिनट, जूम ठीक से नहीं हो रखा, ज्यादा जूम हो रखा है कैमरे का। हाँ जी, तो अभी तक तो ये पता चल चुका है कि जिन पर कंपनीज एक्ट लगता है उन्हीं पे मैट लगता है, लेकिन आगे की बात भी तो पढ़े। एप्लीकेबल सर, जिन पे कंपनीज एक्ट नहीं लगता उन पे नहीं लगेगा क्या, आगे इन्होंने क्या बोला, एप्लीकेबल फॉर अदर कंपनीज ऑल्सो हु आर नॉट कवर्ड बाय कंपनीज एक्ट, लाइक इंश्योरेंस एक्ट लगता हो किसी पे, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगता हो, बैंकिंग एक्ट लगता हो, मतलब सिंपल सी बात ही हो गई, सारी कंपनी पे लगता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम ये बोले तो मैट इज एप्लीकेबल इन एवरी कंपनी एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, जो हम आगे देखेंगे। तो अभी तक की बात के अकॉर्डिंग तो सर किसी भी कंपनी की बात आ जाए मैट उनके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। आगे की बात देखते हैं, कुछ नोट्स, यहां से एमसीक्यू बनेगा, ध्यान रखना, और अगर ओल्ड पैटर्न आता है तो 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू विथ रीजन और मांगते हैं उसमें, अदरवाइज 1 मार्क का एमसीक्यू। की नोट्स, while preparing the profit and loss account, the accounting policies, accounting standards, the method and rates adopted for depreciation should be same as adopted for preparing the annual accounts to be laid down in the front of shareholder in AGM। इनके कहने का मतलब क्या है भाई, कि तुम मैट जब निकालोगे, मैट के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने फॉलो करे हैं, जो डेप्रीशिएशन के मेथड फॉलो करे हैं, वही सब कुछ सेम लेना है जो कि शेयर होल्डर के सामने एजीएम में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो आप निकालते हो, कंपनीज एक्ट में आपकी स्टेचुरी ऑडिट होती है, फिर जो प्रॉफिट एंड ऑल आता है वही आप प्रेजेंट करते हो। तो सिंपल सी बात ये, मैंने आपको अभी बताया था ना कि ये जो बुक प्रॉफिट निकालना है वो किसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकालना है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकालना। तो ये उसी बात को बोला जा रहा है कि जो आप कंपनीज एक्ट में रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह फॉलो करके प्रॉफिट निकालते हो, सब निकालते हो, और जो शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करते हो, वही सारी पॉलिसीज एंड ऑल फॉलो करनी है आपको मैट निकालते टाइम। मैट में क्या निकालोगे, बुक प्रॉफिट निकालोगे, तब आपको फॉलो करनी। पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, देखिए क्या बोलना चाह रहा है।
कुछ कंपनीज ऐसे भी होती है जो फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट फॉलो कर ले। मान लो किसी कंपनी ने जनवरी से दिसंबर फॉलो कर रखा है, होता है कई बाहर की कंपनीज वगैरह, तो क्या करे सर, उनका जनवरी से दिसंबर लेंगे? नहीं, बोले रीड्राफ्ट करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप्रैल टू मार्च वाले फॉर्मेट में, वापस से बनाना पड़ जाएगा उनको कि भाई आपको अप्रैल टू मार्च वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। यही बात बोली गई। देखो, वेर ए कंपनी फॉलो ए डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर as compared to previous year mentioned in income tax law, then the company has to redraft its accounting P&L according to the income tax previous year। मतलब मान लो तुमने कुछ भी ले लिया हो, अप्रैल टू मार्च के अलावा तुमने कुछ भी ले लिया हो, तो वापस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड्राफ्ट करो अप्रैल टू मार्च वाले कंसेप्ट पर ही आपको रीड्राफ्ट करने पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। No MAT on life insurance business under section 115 JB। तो ये देखो पहला पॉइंट आ गया। ऊपर हमने देखा था इंश्योरेंस कंपनी पर लगता है, यहां बोल रहा है किस पर नहीं लगता? लाइफ इंश्योरेंस। तो क्या जनरल इंश्योरेंस वाली पर लगेगा कि नहीं? उन पर लगेगा। इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, ओनली किसको मना किया है? लाइफ इंश्योरेंस को मना किया है, बाकी सब पर तो मैट एप्लीकेबल होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अब इसके बाद में देखें तो कुछ बिजनेसेस, कुछ कंपनीज जो कि 115BAA या 115BAB में मेंशन्ड है, उन पे भी नहीं लगेगा। अब इसमें कौन मेंशन्ड है मैं आपको बाद में जब ये मैट वाला एंड हो जाएगा तब उसी को पढ़ेंगे। कुछ कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनी एंड ऑल, जिनके लिए लोअर टैक्स रेट की स्कीम है। अगर कोई 115BAA लेता है तो उसको ओनली 22% की रेट से टैक्स देना पड़ता है, और 115BAB के अंदर ओनली 15% की रेट से टैक्स देना पड़ता है। और ये किसको कैसे क्या वो अलग से बात करेंगे। मतलब अगर कोई कंपनी इन सेक्शंस को ऑप्ट कर लेती है तो जो इस सेक्शन में रेट लिखी है उसी से टैक्स देना है, और उनके ऊपर मैट भी नहीं लगेगा। तो अगर कोई कंपनी इसमें, अब कौन जा सकता है, क्या हो सकता है, वो अपन पढ़ेंगे सेपरेटली। तो बात ये हो गई LIC वाली कंपनी पर नहीं लगेगा। जिस कंपनी ने 22% टैक्स रेट का ऑप्शन ले रखा है उन पर नहीं लगेगा। जिस कंपनी ने 15% टैक्स रेट का ऑप्शन ले रखा है उन पर भी नहीं लगेगा। इन तीन को छोड़ के बाकी सब पर लग जाएगा। अब क्या होता है कि आपने एक चीज देखी होगी कि अपन बार बार एक वर्ड सुनते हैं, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसी तरीके से एक IFSC होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। IFSC जोन क्या होता है देखिए, जैसे सेज होता है ना, सेज में टैक्स बेनिफिट एंड ऑल मिलते हैं। IFSC में मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लोन देने का मेनली काम करते हैं। फॉरेन के बैंक्स एंड ऑल जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक जगह आकर के सब अपने बिजनेसेस खोलते हैं, सरकार उनको प्रमोट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? IFSC बोलते हैं। तो उस IFSC के अंदर आपकी यूनिट लोकेटेड है, आपकी कंपनी IFSC में लोकेटेड है, तो उन लोगों को बोला तुमको 15% से टैक्स नहीं देना भाई, तुमको 9% से ही देना है। अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ पर्पज, MCQ पर्पज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसी इन केस ऑफ यूनिट लोकेटेड इन IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अगर इसमें लोकेटेड हो, देन AMT की जगह मैट कर लो। मैट shall be calculated at 9% if the consideration is payable in foreign currency, same as मैट। तो इसमें क्या कर दो, सेम एज AMT। ठीक है, ये दोनों का ऐसे हो गया, मतलब मिस प्रिंटिंग, मैट की जगह AMT की जगह मैट हो गया, कोई इशू नहीं है। मतलब IFSC वालों के लिए रेट कितनी है? 9%। अगर आप IFSC में अपनी यूनिट लोकेटेड है, लगाते हो, तो आपके लिए मैट की रेट कितनी हो जाएगी? 9%। AMT में भी यही पॉइंट है। AMT भाई, मैट तो कंपनी पर लगता है, किसी की फर्म है मान लो, तो फिर उस पर मैट तो लगेगा नहीं, उस पर AMT लगेगा, तो उस पर AMT की रेट कितनी है? 9% है। तो मैट AMT दोनों की रेट IFSC वालों के लिए कितनी है? 9% है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हमको एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ना है जिसका, वो है कि सर बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सबसे बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका फॉर्मेट कहाँ दे रखा है? कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही ये बता रखा है कि ये ऐड करना, ये लेस करना है। अब लेकिन एक सवाल आता है, सर जब कंपनीज एक्ट में ही दे रखा है तो प्रॉफिट जो लेंगे वो कौन सा लेंगे सर?
पीजीबीपी वाले प्रॉफिट का बेस लेंगे या कंपनीज एक्ट वाले का लेंगे? कौन से प्रॉफिट का बेस ले, क्योंकि बुक प्रॉफिट में कुछ चीज निकालने के लिए ऐड लेस करने पड़ते हैं ना, क्या करेंगे भाई? जब हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं तो बेस कौन से प्रॉफिट का लेंगे? जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग निकला हुआ है। अब अपन एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो हमको क्या करना होगा आगे, देखो अभी तो डिटेल में पढ़ रहे हैं, आगे जाके फॉर्मेट छोटा भी हो जाएगा। हमको क्या करना होगा, ऐसे एक फॉर्मेट बनाना होगा भाई, ठीक है। फॉर्मेट बना करके फिर सबसे पहले यहां पर अपन को क्या करना होगा, प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट लेना होगा। तुमको इनकम टैक्स वाला भी दे देगा ये, इनकम टैक्स वाले को इग्नोर करना है। कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट ले लिया, अब इसमें कुछ चीजें तो ऐड होगी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, जो भी हो क्वेश्चन में, और इसमें से कुछ चीजें क्या होगी, लेस होगी। ऐड लेस करने के बाद जो एंड में बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बुक प्रॉफिट। और इस बुक प्रॉफिट का 15% करते ही क्या आ जाएगा, मैट आ जाएगा। अब लेकिन ये एक एक पॉइंट को हमें समझना है, और ये हर एक पॉइंट का लॉजिक इनकम टैक्स से नहीं है। तो इनकम टैक्स के कोई भी लॉजिक आपको यहां पर नहीं लगाने इन पॉइंट्स को पढ़ते टाइम। ये फिक्स फॉर्मेट है, इन्होंने बोला है तुमको ऐसे करना है, कंपनीज एक्ट में बोला है तो फिर हमको वैसे ही करना है। लेकिन अपन समझेंगे आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, उस पॉइंट को अपन समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बुक प्रॉफिट अपना कैसे निकलेगा, आइए वो देखते हैं अब एक एक पॉइंट करके। पहला पॉइंट, ये चीजें हमको ऐड करनी है। पहले पॉइंट पढ़ेंगे फिर आराम से उसको समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या बोला गया, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग डीडीटी, इंटरेस्ट, सरचार्ज, सेस, बट नॉट एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सीटीटी पेनल्टी, वेल्थ टैक्स पेड और पेबल एंड द प्रोविजन देयरफॉर। देखिए सिंपल सी बात बताते हैं। पहली चीज जो हमको ऐड बैक करनी है वो क्या करना है, अगर आपको कोई इनकम टैक्स दिखा है पीएनएल वगैरह में, उसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कि कंपनी काटती डिविडेंड बांटते टाइम, वो दिखा है, ऐड बैक कर दो। सरचार्ज ऐड बैक कर दो, सेस ऐड बैक कर दो, बट दो चीजें ऐड बैक नहीं करनी है, एक एसटीटी एंड दूसरी सीटीटी। एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सीटीटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब अपन शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज उसके ऊपर एक टैक्स लगाता है जो कि क्या होता है, एसटीटी। और जब कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, और कमोडिटी एक्सचेंज जो बने हुए हैं, ठीक है, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह, तो उस पर क्या लगता है, सीटीटी लगता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन। एसटीटी सीटीटी अगर दे रखे हैं तो इनको ऐड बैक नहीं करना है। अब देखो यहां पर एक और चीज, पेनल्टी एंड वेल्थ टैक्स को भी ऐड बैक नहीं करना। अब जब इनकम टैक्स में जाओगे, अगर उससे मैच करे तो इनकम टैक्स की सारी पेनल्टी डिसअलाउड होती है, वेल्थ टैक्स भी डिसअलाउड होता है, लेकिन यहां पर ऐड बैक करने से मना कर दिया, तो इनको भी ऐड बैक नहीं करना। तो आपको यह ध्यान रखिए कि क्या ऐड बैक नहीं करना है भाई, क्या क्या, एसटीटी ऐड बैक नहीं करना, सीटीटी ऐड बैक नहीं करना है आपको पेनल्टी वगैरह ऐड बैक नहीं करनी है, और वेल्थ टैक्स ऐड बैक नहीं करना। These four things are not required to add back.
बाकी आपको इनकम टैक्स, डीडीटी, इंटरेस्ट, सरचार्ज, सेस दिख जाए, इनको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। फिक्स्ड फॉर्मेट है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। तो ये अपना पहला पॉइंट जो हमको ऐड बैक करना होता है। और क्या ऐड करना है भाई, ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 2, और क्या ऐड बैक करना है, द अमाउंट कैरीड टू एनी रिजर्व, से रिजर्व अंडर सेक्शन 10AA by whatever name called other than a reserve specified under section 33AC reserve for shipping company। मतलब क्या है, आइए समझते हैं। जैसे आपको काफी सारी चीजें मिलती है, आपको मिलेगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐसा कुछ मिल जाए आपको, ठीक है। ट्रांसफर टू, फिर कोई सा भी रिजर्व हो गई, ये सारे के सारे क्या करना है आपको, ऐड बैक करना है। लेकिन जो शिपिंग कंपनीज होती है, अगर इस शिपिंग कंपनी ने एक स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं ये पैसा, जो कि 33AC में बताया है, बस वो वाला रिजर्व ध्यान रखना। 33AC सेक्शन में कोई रिजर्व बताया है, उसके अंदर ट्रांसफर किया पैसा, इस शिपिंग कंपनी के लिए वो ऐड बैक नहीं करना। अच्छा, इस शिपिंग कंपनी ने जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करा, तो क्या वो ऐड बैक होगा कि नहीं होगा, वो होगा। ओनली कौन सा नहीं होगा, जो 33AC में स्पेसिफाइड है वही वाला नहीं होगा शिपिंग कंपनी का। बाकी ये शिपिंग कंपनी या कोई और भी कंपनी हो, बाकी कंपनीज तो किसी भी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करे उसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। और यहां पर क्या बोला भाई, एक शिपिंग कंपनी अगर 33AC में बताए गए रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है तो ऐड बैक मत करना, बाकी सबको ऐड बैक कर देना। बड़े छोटे छोटे पॉइंट है, अभी टेक्निकल पॉइंट भी आएंगे, ये तो आसान से पॉइंट चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द अमाउंट और अमाउंट्स सेट असाइड टू प्रोविजन मेड फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज अदर देन असर्टेन लाइबिलिटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आपने कोई भी अमाउंट सेट असाइड मतलब प्रोविजन बनाया है, अगर तुमने कोई भी प्रोविजन बना रखा है तो उस प्रोविजन में जो भी पैसा आपने लगाया उसको क्या करना है, ऐड बैक करना है। सपोज करो आपने प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी बनाया, इसको भी क्या करना है, ऐड बैक, इसको भी क्या करना है, ऐड बैक, कोई भी प्रोविजन हो। बट एक बात बोली गई, अगर कोई भी प्रोविजन बनाया जा रहा है किसी ऐसी लाइबिलिटीज के लिए जो कि असर्टेन्ड है, असर्टेन्ड लाइबिलिटी है, तो उस केस में ऐड बैक नहीं करना है। असर्टेन मतलब क्या और अनअसर्टेन मतलब क्या। अनअसर्टेन मतलब फिक्स नहीं है, कंटिंजेंट है, पता नहीं है। असर्टेन मतलब फिक्स्ड है, कैलकुलेटेड है। अब असर्टेन किसको बोले, अनअसर्टेन किसको बोले, आपकी लाइबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए कोई बेस है आपके पास, जैसे कोई एक्चुरियल वैल्यूएशन करवाया, एक्चुरी को जानते हो आप, एक्चुरी एक कोर्स होता है अपने आप में, ठीक है। एक्चुरी क्या करता है, बैंक्स वगैरह में काफ़ी जगह पर होते हैं, तो एक्चुरियल वैल्यूएशन करवा के या किसी साइंटिफिक लॉजिक से आपने क्या करवाया है, आपकी लाइबिलिटी का असर्टेनमेंट करवाया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो असर्टेन लाइबिलिटी है, उसको ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है।
बट अनसर्टेन है, फिक्स्ड नहीं है, कितना क्या होगा पता ही नहीं है अभी तो यार, तो फिर उसको क्या कर दो, एड बैक कर दो। बट असर्टेन है, पता है, तो एड बैक मत करो। अभी इसके एग्जाम्पल भी आने वाले आगे, कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या चीजें है। ये रे नीचे आ रहे हैं, पॉइंट नंबर सी पढ़ लेते हैं, फिर उसी पर आ रहे हैं हम। हाँ यहीं पर ही तो है, सी में ही तो है। देखो ये पॉइंट पढ़ा अब अपन ने, अब ये देखो कुछ नोट है, ध्यान से समझना। प्रोविजन फॉर वारंटी बनवाया आपने, ये एज डिडक्शन अलाउड हो जाएगा अगर ये किस पर बना हुआ है, साइंटिफिक बेसिस। साइंटिफिक बेसिस मतलब असर्टेन्ड हो गया, एक्चुअल बेसिस मींस असर्टेन्ड हो गया। किसी ऑफिशियल से मतलब आपने कोई एक ट्रिक यूज करी है, ऐसा कोई बेस यूज करा है जिससे आपकी जो लाइबिलिटी निकल के आ रही है वो ऐसे हवा में निकल के नहीं आ रही, वो एक फिक्स्ड है, असर्टेन्ड है, तो वो वाली को एडबैक करने की जरूरत नहीं है। इसमें केस भी हो रखा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था रोटोर्क कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, उसके बाद में डिसीजन आया कि अगर वारंटी आपने प्रोविजन फॉर वारंटी बनाया है साइंटिफिक बेसिस पर तो उसको एड बैक नहीं करना। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बनाया है, और किससे बनवाया है, एज पर एक्चुरी इज एन असर्टेन लाइबिलिटी हैंस विल नॉट बी एडेड। तो साइंटिफिक बेसिस पर प्रोविजन फॉर वारंटी बनाया, एड बैक नहीं करना। एक्चुरियल बेसिस पर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बनाया, एड बैक नहीं करना है। एक और है यहां पर, उसके लिए भी केस भी हो रखा है। अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर लीव एनकेशमेंट मेड ऑन साइंटिफिक बेसिस इज एन असर्टेन लाइबिलिटी। मतलब अगेन देखो क्या आ गया, साइंटिफिक बेसिस पर। पॉइंट नंबर 1 में भी यही आया था, प्रोविजन फॉर वारंटी साइंटिफिक बेसिस पर बनवाया। यहां पर भी क्या आ रहा है, प्रोविजन फॉर लीव एनकेशमेंट साइंटिफिक बेसिस पर बनवाया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये असर्टेन लाइबिलिटी है, आपको एड बैक करने की जरूरत नहीं है वहां पर। और ये बहुत ज़्यादा आता है ये वाला पॉइंट, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें। तो हमने क्या देखा कि साइंटिफिक बेसिस पर आप क्या बनवा रहे हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बनवा रहे हैं, ठीक है, और या फिर प्रोविजन फॉर लीव एनकेशमेंट। एक तो साइंटिफिक बेसिस पर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बनाया या फिर प्रोविजन फॉर लीव एनकेशमेंट बनाया, इनको क्या माना जाएगा, असर्टेन लाइबिलिटी। और असर्टेन है तो एडबैक करने की जरूरत नहीं है। और किसी एक्चुरी से, एक्चुरियल बेसिस भी बोलते हैं इसको, एक्चुरी से आपने क्या बनवाया हो, बताओ पॉइंट नंबर 2 में क्या था, क्या कराओ एक्चुरी से, हाँ जी। तो एक्चुरियल बेसिस पर अपन क्या बनाए, तो असर्टेन लायबिलिटी मानी जाएगी और एडबैक नहीं किया जाएगा। अभी अभी ये रहा, ये पॉइंट पड़ा है अभी अभी ऊपर, क्या बोला गया उसमें, क्या करते हैं एक्चुरियल बेसिस पर,
ग्रेचुटी, फिर उससे ऊपर के पॉइंट में क्या था? प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी और लीव एनकेशमेंट। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अगर अपन बात करें एक्चुरियल बेसिस, इसके लिए केस हो रखा है क्या? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का। अच्छा, अपन ने उसमें वो लिख दिया था, कहाँ गया वो पॉइंट? हाँ, वारंटी लिख दिया था। और एक तो एक्चुरियल बेसिस होता है, एक क्या होता है? साइंटिफिक बेसिस। अगर साइंटिफिक बेसिस पर आपने क्या बनवाया हो, साइंटिफिक बेसिस पर या तो आपने बनाया है प्रोविजन फॉर वारंटी या फिर प्रोविजन फॉर लीव एनकेशमेंट, ये असर्टेन्ड है। अच्छा, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? असर्टेन मतलब फिक्स्ड है, हमको पता है, कुछ ऐसा नहीं है हवा में अमाउंट है। अनसर्टेन मतलब कुछ पता नहीं है, ऐसे ही है, फिक्स्ड नहीं है। हाँ, कंटिंजेंट है। जैसे आपको कंटिंजेंट लाइबिलिटी लिख दे, क्या करोगे? एड बैक करोगे। असर्टेन लाइबिलिटी जैसे जनरली यही पॉइंट मिलेंगे, तो अगर ये पॉइंट मिल जाए ऐसा का ऐसा, तो ये असर्टेन है। अच्छा, मान लो ये प्रोविजन फॉर लीव एनकेशमेंट है बट साइंटिफिक बेसिस पर नहीं है ये, तो क्या करोगे? तो एड बैक कर देंगे, क्योंकि ये अनअसर्टेन हो जाएगी अगर साइंटिफिक बेसिस पर नहीं बना रखा है तो ये बड़ा देखना जरूरी है कि ये साइंटिफिक बेसिस पर बने हुए हैं या नहीं है, या एक्चुरियल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं या नहीं है, ये देखना बड़ा जरूरी है। अगर ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर ये भी क्या हो जाएंगे? अनअसर्टेन, और इनको भी क्या करना पड़ जाएगा? एड बैक करना पड़ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन वगैरह कुछ भी हो, कोई भी आपने अमाउंट सेट असाइड करा है किसी भी लाइबिलिटी को मीट करने के लिए। देखो 3 पॉइंट है। पहला तो इनकम टैक्स वगैरह सारे टैक्सेस एंड ऑल क्या करने हैं? एड बैक करने हैं, लेकिन एसटीटी, सीटीटी, पेनल्टी, वेल्थ टैक्स एड बैक नहीं करना है। नेक्स्ट, अमाउंट कैरीड टू एनी रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व एड बैक नहीं करना है, लेकिन एक शिपिंग कंपनी वाला एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, कंपनी ने कोई भी अमाउंट सेट असाइड करा, मतलब प्रोविजन बनाया है अनअसर्टेन लाइबिलिटी के लिए, वो तो एड बैक करना है, लेकिन असर्टेन लाइबिलिटी का प्रोविजन एड बैक नहीं करना। अब हमें कैसे पता चले कि कोई लाइबिलिटी असर्टेन है या नहीं? अगर वो लाइबिलिटी साइंटिफिक या एक्चुरियल बेसिस पर बनाई गई है तो वह असर्टेन है, अदरवाइज अनअसर्टेन है। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? द अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ सब्सिडरी कंपनी। भाई, होल्डिंग सब्सिडरी तो आप जानते ही हो। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जब दूसरी कंपनी का मोर देन हाफ परसेंटेज, मतलब 50% से ज़्यादा होल्ड करती है, तो वो कंपनी होल्डिंग, और अगली वाली क्या? सब्सिडरी। तो मान लो आज एक कंपनी है ए लिमिटेड जो कि होल्डिंग है, और बी लिमिटेड जो कि क्या है? सब्सिडरी है। अब ए लिमिटेड को पता है बी को क्या होने वाले? लॉसेज होने वाले हैं अपने, तो उसके लिए ए ने क्या बनाए? प्रोविजंस बना दिए अपने P&L में, प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ बी लिमिटेड सब्सिडरी। या बी लिमिटेड को एक्चुअल में लॉस हो गया, वो अपने P&L में क्या कर रही है? उसको डेबिट कर रही है, लेस कर रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी कर रखा है तो इसको भी क्या करना होगा? ए का जब बुक प्रॉफिट निकालेंगे तो उसको एड बैक करना होगा। मतलब ये कि यदि किसी भी कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के लॉसेज के लिए प्रोविजन बना रखा है, या सब्सिडरी को एक्चुअल में लॉस हो गया है, तो उसका भी जो आपका डेबिट किया हुआ अमाउंट है वो क्या करना है? वापस से ऐड बैक करना है। तो बड़ा इसमें ज़्यादा सीखने का कुछ है नहीं। प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इवन एक्चुअल में लॉस हुआ है वो भी क्या करना होगा? हमको ऐड बैक करना होगा। नेक्स्ट अमाउंट भी बड़ा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बड़ा सिंपल है। डिविडेंड पेड और प्रपोज डिविडेंड। आपने डिविडेंड का या तो पेमेंट कर दिया है या डिविडेंड प्रपोज कर रखा है। प्रपोज मतलब देंगे, अभी तक दिया नहीं। आपने कैश फ्लो वगैरह बनाए होंगे, वहां आते थे ना प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड। अगर किसी भी कंपनी के P&L में डिविडेंड पेड दिख रहा है, ऐड बैक कर दो। प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है तो भी ऐड बैक कर दो। तो इन पॉइंट्स में ज़्यादा है नहीं। अभी तक इतने ही पॉइंट रखते हैं इस क्लास में। 5 पॉइंट देखते हैं क्या क्या पढ़े। सबसे पहला पॉइंट बताओ किससे रिलेटेड था? इनकम टैक्स वगैरह अगर आप पे करते हो
या इनकम टैक्स का इंटरेस्ट पे करते हो, या डीडीटी पे करते हो, सरचार्ज पे करते हो, सेस पे करते हो, सब क्या होंगे? एड बैक। क्या एड बैक नहीं होगा? सीटीटी, एसटीटी, पेनल्टी एंड वेल्थ टैक्स, ये एड बैक नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2, किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करो एड बैक होगा, लेकिन एक शिपिंग कंपनी अगर करती है वो एड बैक नहीं होगा स्पेसिफिक प्रोविजन में। थर्ड पॉइंट क्या था? प्रोविजन अगर कुछ भी बनाते हो तो एड बैक करना है भाई, कोई भी प्रोविजन बनाओगे तो एड बैक करना है, लेकिन वो प्रोविजन की लाइबिलिटी असर्टेन्ड है, मतलब साइंटिफिक बेसिस पर या एक्चुअल बेसिस पर बनाई गई है, तो असर्टेन्ड लाइबिलिटी का प्रोविजन एड बैक नहीं करना है। वैसे तो प्रोविजन सारे एड बैक करने हैं, प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी, ये सब क्या करने हैं? एड बैक। लेकिन एक्चुअल और साइंटिफिक बेसिस पर बना हुआ है तो उसको असर्टेन माना जाता है, और असर्टेन वाले को एड बैक नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 अपन ने पढ़ा, सब्सिडरी कंपनी के लॉसेज के लिए आपने प्रोविजन बना रखा है या उसको लॉसेज हो गए हैं वो आपने बता रखा है, दोनों एड बैक होंगे, एक्चुअल लॉसेज और प्रोविजन भी। और लास्ट क्या, आपने डिविडेंड पे करा या प्रपोज कर रखा है अभी तक पे नहीं करा, इसको भी क्या करना है? एड बैक करना है। चलिए, तो इस क्लास में अपन इतना ही पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक पॉइंट को 2-2 4-4 बार पढ़ के याद भी करना पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा इन पॉइंट्स को, आपको याद होने चाहिए क्या ऐड होता है क्या नहीं। वो कब होगा? जब बार बार पढ़ोगे इन पॉइंट्स को।